नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर वाली बाहर वाली। सुधा बड़ी सी काली शॉल ओढ़कर अपने ही घर के बगीचे की बेंच पर चुपचाप बैठी थी। इंतजार था उसे किसी का। घर के वातावरण में बहुत फर्क आ गया था और उसे सुधा भी महसूस कर रही थी। जिससे पूछती, अंधेरे में ही बैठे बैठे सुधा ने अपने छोटे से घर पर नजर डाली थी। उसके स्कूल मास्टर पति ने अवकाश प्राप्ति के बाद यह मकान अपने पैसों से बनवाया था। कितनी शांति हुआ करती थी उन दिनों। एकाएक पति का देहांत होने के बाद से आंधी जैसे आ गई थी जिंदगी में। इकलौता बेटा राहुल नौकरी भी करने लगा। उस समय सुधा को लगा था कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। उजले गेहुए रंग की सीधी सादी मध्यम वर्गीय ग्रेजुएट लड़की आरती से शादी भी हो गई। राहुल की 1 साल तो बहुत बढ़िया बीता। राहुल की शादी के 1.5 साल बाद उनकी पोती रिया भी गोद में आ गई। आरती की हंसी खुशी समय बीत रहा था। राहुल का प्रमोशन भी हो गया बतौर मैनेजर उसी की ऑफिस में। खुशियों की बहार सी छा गई घर में। यह बहार भी क्षणिक थी शायद। आज सुधा को लगता है जैसे नजर ही लग गई शायद उसके घर को। पता नहीं क्यों सुधा को हर दिन लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सुधा को हर दिन लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राहुल जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। घर में किसी से बात करने का समय तक नहीं होता था उसे। हमेशा खिलखिलाती हंसती आरती भी अब वह आरती नहीं रही। किससे पूछे सुधा, क्या करे वह, उसे समझ ही नहीं आता था। बड़े प्यार से सास से गप्पे मारने वाली आरती भी अब हाँ हूँ में बात करके खत्म कर देती थी। अचानक बगीचे में फूल लेने के लिए जाती सुधा को बरामदे में खड़ा राहुल मोबाइल पर किसी से बातें करता दिखाई दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, फिर थोड़ी सी बातचीत उसके कान में पड़ी तो उसकी आत्मा कांप सी गई। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, मैं देखता हूँ। ऑफिस वर्क तो तुम जानती ही हो, देर तक रहता है। ठीक है चलो, रात को 8 बजे हो पायल में मिलते हैं। फूल लेने गई थी सुधा बगीचे में, पर बगैर फूल लिए ही राहुल के बाजू से सीधे अपने गोपाल की मूर्ति के सामने आकर खड़ी हो गई थी वह। कलेजा कांप रहा था उसका। यह क्या चल रहा है इस घर में। राहुल अवश्य किसी महिला से बात कर रहा था। कौन हो सकती है वह? क्या उसके ऑफिस की कोई है या बाहर की कोई? शायद आरती को कुछ पता हो। नहीं नहीं, आरती से वह नहीं पूछेगी। अगर उसे पता ना हो तो और मुसीबत का कारण बनेगा। पता नहीं कब तक अपने गोपाल के सामने बैठी रह गई थी अपने मन की उलझन की गठरी लेकर। राहुल के निकल जाने के बाद उसे होश आया। दौड़ी पूजा घर से बाहर तो देखा खाने की मेज पर अपनी बाहों पर सर रखे आरती चुपचाप बैठी थी। टेबल पर टिफिन वैसा ही रखा था। कह रहे थे टिफिन कैंटीन में खा लूंगा। सुधा के कदमों की आहट पाकर आरती ने सिर उठाकर सुधा से कहा, हाँ, यह पहली बार हुआ है कि राहुल टिफिन नहीं ले गया। मन ही मन सोचा था सुधा ने, बात कहाँ जा रही है, क्या करे, कैसे सुधारे इस वातावरण को। राहुल का स्वभाव ऐसा तो कभी था ही नहीं। बहू आरती में क्या कमी है? सुशील सुगढ़ गृहिणी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। राहुल कैसे किसी और की तरफ देख रहा है। बेचैन हो गई थी सुधा। सर चकरा गया और वह चुपचाप सोफा पर बैठ पड़ी। दौड़कर पानी लाई आरती और उसकी बाजू से बैठ गई। गहरी नजरों से सुधा उसे देखती रह गई। अब सुधा के लिए वक्त काटना मुश्किल था। न दिन में चैन और न रात में नींद। गोपाल की सेवा अर्चना में भी मन नहीं लगता था उसका। राहुल वैसे ही उड़ता रहा। रोज टिफिन वैसे ही रहता रहा टेबल पर। आजकल बगैर बोले घर से निकल जाता राहुल। ना तो उसके लिए पत्नी कुछ मायने रखती, ना ही उसके लिए उसकी माँ कुछ मायने रखती। आजकल उसको पता लगाना ही था। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में यह आया कि इस समस्या का समाधान सुधा स्वयं निकालेगी। गोपाल के सामने बैठ गई थी सुधा। खूब रोई। पूरा मन हल्का करने के बाद एकाएक उसके दिमाग में आया कि यह जानना जरूरी है कि यह महिला कौन है। यह जानने के लिए कॉली शॉल ओढ़कर अंधेरे में वह बगीचे की बेंच पर बैठी थी। घुसेगा तो राहुल इसी गेट से ना। आजकल बगैर बोले तो निकल ही जाता था। देर रात घर में भी घुसने लगा था। अजीब सी विदेशी परफ्यूम की महक एकाएक वातावरण को मदमस्त करने लगी।
अपने ख्यालों में डूबी सुधा को समझ में भी नहीं आया कि एक टैक्सी बिना आवाज के चुपचाप कैसे और कब आकर उसके फाटक के सामने खड़ी हुई। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर देखा। राहुल एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह लड़की ही बोली, यह कैसा चूहा बिल्ली का खेल है राहुल? कब तक ऐसा चलेगा यह तो बताओ। देखो सुहानी, ऑफिस में तो तुम मुझे परिचित हो, यह बताना भी नहीं, दिखाना भी नहीं। बाकी आगे जो कुछ भी करना है थोड़ा वक्त तो लगेगा। मुझ पर भरोसा रखो। बिना आवाज किए टैक्सी चुपचाप सरकती आगे चली गई और राहुल धीरे से फाटक खोल के अंदर आया और दरवाजे से अंदर गया। गुस्से के मारे सुधा का जैसे खून उबलने लगा था। शांत होने में 10-15 मिनट लग गए सुधा को। करना तो कुछ उसी को था। इसी समस्या का समाधान उसे ही करना था। अब सुधा धीरे उठी और अपने ही घर के दरवाजे को खटखटाया। काफी देर बाद राहुल ने ही दरवाजा खोला। अम्मा तुम, यह क्या नौटंकी है? कहाँ गई थी इतनी रात को? सुधा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। यह क्या नौटंकी है? इतनी रात को कहाँ गई थी? सुनते ही सुधा की आंखों से अंगारे बरसने लगे। क्यों? इस घर में नौटंकी करने का हक क्या सिर्फ तुमको है, किसी और को नहीं? मैं क्यों नहीं कर सकती नौटंकी? राहुल को जैसे सांप सूंघ गया था। राहुल की बाजू से निकलकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था उसने। राहुल को इतना तो समझ में आ गया था कि अम्मा को कुछ पता चल गया है, पर कितना और क्या पता चला है, यह सोचकर उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। वह चुपचाप सामने का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया था। आरती आजकल राहुल के बाजू वाले कमरे में अपना बिस्तर लगाकर सोती थी। दरवाजे के पीछे से आरती चुपचाप सारा वार्तालाप देखा और सुन रही थी। उसे भी समझ में नहीं आया कि अम्मा इतनी रात को कहाँ गई थी। अम्मा ने जो राहुल से कहा उसका मतलब क्या? शक तो राहुल पर आरती को भी हो रहा था, उसके बदले व्यवहार को देखकर, पर अम्मा किस हद तक आगे बढ़ेंगी उसे समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा से कुछ पूछे या ना पूछे, इसी असमंजस में वह जाकर लेट गई थी बिस्तर पर अपनी बिटिया के पास। राहुल को नींद नहीं आई, अम्मा को भी नींद नहीं आई और आरती को भी नींद नहीं आई। सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे। राहुल सोच रहा था, यदि अम्मा ने कुछ गड़बड़ की तो मुश्किल होगी। पता नहीं अम्मा को क्या पता चला और कहाँ से पता चला। सुधा सोच रही थी कि ऑफिस में सादे कपड़ों में अगर वह गई तो कोई नहीं पहचानेगा कि वह मैनेजर साहब की अम्मा है। चपरासी का मुंह और उसके हाथ में 200-300 रुपए काफी होंगे यह जानने के लिए कि यह सुहानी कौन है। आरती सोच रही थी कि अम्मा अब बस उसके फेवर में कुछ करने जा रही हैं, क्योंकि राहुल से हमेशा आजकल तिरछे बात करती हैं। अम्मा और उसके प्रति सहानुभूति और प्यार थोड़ा अधिक हो गया है अम्मा का। पर नींद तीनों से कोसों दूर रही उस रात। दूसरे दिन राहुल असमंजस में रहते थोड़ा देर से उठा और पाया कि अम्मा घर से बाहर कहीं निकल चुकी हैं। उसका टिफिन यथावत खाने की मेज पर रखा है और आरती कहीं अता पता नहीं है। आरती से अकारण ही अबोला तो 2 महीने से चल रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि वह आरती को आवाज दे या दरवाजा उड़काकर चलता बने। अंततः जीत सुहानी के ख्यालों की हुई और बगैर टिफिन लिए चुपचाप धीरे से दरवाजा उड़काकर राहुल ऑफिस चला गया। सुहानी का ख्याल आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू जैसे उसके तन मन पर अधिकार कर लेती है। उसका सुंदर सा फिगर, उसके अंग्रेजी बोलने का तरीका, सब उस पर जैसे हावी होता जाता है। यंत वह सारा दिन वह काम तो करता रहा, इधर बाहर पेड़ के नीचे चपरासी के साथ एक महिला सर पर कपड़ा रखी बैठी बतिया रही थी। बहुत से लोगों ने उसे देखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। होगी कोई। उस महिला के जाते ही चपरासी खुद खुश होकर उठा और जेब में हाथ डाले हल्के सीटी बजाते बजाते उठकर अपनी स्टूल पर अंदर ऑफिस में बैठ गया। बेमौसम जेब गर्म कैसे खराब लग सकता है? मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था चपरासी बैठे बैठे। पता नहीं किस काम से आई थी वह बुढ़िया। बोली किसी का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस के बारे में तमाम खबरें पूछती रही, साहब कौन है, कैसा काम करते हैं, कौन कौन है ऑफिस में। इतने में सुहानी मैडम खुशबू बिखेरती आईं तो उसके बारे में भी पूछ डाली, यह सुंदर सी औरत कौन है? मैंने तो बोल दिया, दिखने में जितनी सुंदर है उतना ही सांप के जैसे स्वभाव है। इसका काटा तो पानी नहीं मांगे अम्मा जी। बाई तरफ की जेब में रखे 300 रुपये अभी भी गर्माहट दे रहे थे चपरासी को। दोपहर को जब सुधा अपने घर पहुंची तो आरती को दरवाजे पर चिंतित
होकर खड़े देखा। अम्मा कहाँ चली गई थी बगैर खाए पिए सुबह से। आंखें भर आई थी आरती की। दरवाजा बंद करने के बाद सुधा ने घूमकर आरती को गले से लगा लिया था। सब बताती हूँ बिटिया, पहले खाने का इंतजाम कर। दोपहर का खाना निपटा कर आरती और सुधा सीधे भगवान जी के कमरे में चली गई थी। गोपाल के सामने बैठकर सुधा ने जैसे ही पूरी बातें आरती को बताई, आरती की आंसू पलकों की बाधा को तोड़कर सीधे गालों पर बहने लगे। अजीब तरह की खामोशी छा गई थी दोनों के बीच में। हल्की हो जाओ बिटिया, रोकर, पर आज के बाद फिर कभी नहीं रोना। इस परिस्थितियों से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तुम अगर टूट गई तो मैं जूझ नहीं पाऊंगी परिस्थितियों से। अपने आंचल से आरती के आंसू पोंछ रही थी सुधा, और आरती ने हल्के से सुधा के कंधे पर सर रख दिया था। खाना पीना ठीक करो बिटिया, अपनी हुलिया ठीक करो, थोड़ा सच के रहा करो, परफ्यूम लगाओ, बढ़िया साड़ी पहन कर भी तो काम किया जा सकता है। खूब सजो बच्चे, जो मैं बोलती हूँ ध्यान से सुनो। किसके लिए अम्मा, किसके लिए, बता सकती हो? वह राहुल जो मुझ पर जान छिड़कता था, अब मेरी तरफ झांक कर भी नहीं देखता। फिर से आंखें भर आई थी आरती की। उसी का इंतजाम करना है बच्चे। बदमाश से अगर जीतना है, निपटना है, तो उसके स्तर पर अपने को उतरना पड़ेगा। सुधा ने आरती का कंधा पकड़कर उसकी आंखों में झांक कर देखा था। तुम हमेशा सच के रहो और यह दिखाओ कि तुम किसी मर्द से बात कर रही हो। डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर बात करो, जिससे उसे अपने कमरे से सुनाई पड़े कि नहीं, मैं आऊंगी, तुम गुस्सा ना हो प्लीज, आऊंगी ना, जब काम निपटा लूं तब आऊंगी। नहीं नहीं प्लीज रखो, तुम बाद में बात करते हैं, या जैसा भी उचित समझो, पर उसको जलाना है। आरती के चेहरे पर एक विचित्र सा भाव आ रहा था, जा रहा था। आंसू नहीं निकल रहे थे अब। बहुत कुछ सोच रही थी आरती। उसको यह लगना चाहिए कि तुम किसी गैर पुरुष से बात कर रही हो। फिर आगे जो करना है वह मैं तुम्हें बताऊंगी, परंतु उसके झांसे में मत आना तुम। अनदेखा करना उसको। रणनीति तैयार हो गई थी सुधा की। राहुल अपनी उलझन से निकल नहीं पा रहा था। किसे पूछे क्या चल रहा है माँ के मन में। आरती से तो उसके ही बातें बंद कर दी थीं। उसी को पटाना पड़ेगा। देर रात जब वह घर आया तो दरवाजा उड़का हुआ था। अम्मा अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही थी। आरती भी दूसरे कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही थी और खाने की मेज पर खाना ढका रखा था। बेमन से जितना बना खाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन वह तैयार हो ही रहा था कि बाहर उसे आरती किसी से बात करती सुनाई दी। किससे बात कर रही है? किसी पुरुष से? नहीं, तुम बताओ, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है। आज तक तो कभी आरती को यह सब करते नहीं देखा। कितनी सजी हुई है, वैसे दिखने में खराब नहीं है, अच्छी तो लग रही है। किसी पुरुष से क्यों बात कर रही है आरती? तैयार होते होते राहुल जाने क्या कुछ सोच गया। उसके मन बोलने लगा कि क्यों, अगर तुम सुहानी से वहां आंखें लड़ा सकते हो तो घर में रहकर आरती किसी और से दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? मन में बातें आते ही छटपटा गया यह था राहुल। तैयार होकर बाहर निकलते ही उसने देखा कि आरती सजी धजी तैयार उसका टिफिन रखकर रसोई में जा रही है। पहले की तरह उम्मीद भरी नजरों से आरती ने उसे देखा तक नहीं। उसका पुरुष अहंकार चोट खा गया। राहुल खड़ा खड़ा आरती को देखता रहा और आरती मन ही मन मुस्कुराती रसोई में खड़ी हुई। आरती अब मन ही मन भगवान को हाथ जोड़ रही थी और मुस्कुरा रही थी कि अम्मा के गोपाल जी ने क्या अकल दी अम्मा को। अम्मा ने सही तरीका निकाला। अब आज घर के बाहर भी न जाए और काम बन जाए। राहुल को सूझ नहीं रहा था कि आरती को कैसे पटाए। मैं जा रहा हूँ आरती, दरवाजा बंद कर लेना। वहीं खड़ा खड़ा उसने तनिक जोर से आवाज दी थी। आरती ने न पलट कर देखा और ना ही उत्तर दिया। आश्चर्य से भरा राहुल चुपचाप दरवाजा उड़काकर ऑफिस निकल लिया। रास्ते भर क्या कुछ नहीं सोचता रहा वह। कहीं जा तो रही है पक्का, पर किससे मिलने और कहाँ? उसकी अंतरात्मा ने पलट कर वार किया था। क्यों? तुम जा सकते हो शादी के बाद।
किसी औरत से रिश्ता रख सकते हो, वह क्यों नहीं किसी से मिलने जा सकती है? वह मन में सोच रहा था। वह औरत है, और औरत क्यों कर वह सब करेगी जो मर्द करेगा। आज पता नहीं क्यों उसकी अंतरात्मा बार बार चोट कर रही थी। वह औरत है, इंसान नहीं है क्या? अपने पति से वह प्यार की उम्मीद नहीं करती क्या? अपना सब कुछ छोड़कर वह तुम्हारे साथ अग्नि के फेरे लेकर आई थी, इसी उम्मीद से कि तुम उसे घर में रखकर बाहर किसी और से गुलछर्रे उड़ाओ। अब वह ज्यादा सोच नहीं सका। ऑफिस सामने था, और वह जिस हॉल में ऑफिस में घुसा, थोड़ी देर में बिना बुलाए सुहानी उसके केबिन में आई। मैं 2 दिन से देख रही हूँ तुम किस कदर परेशान हो। मैंने कल रात को भी तुम्हें फोन किया था, तुमने साइलेंट करके रखा था फोन को। क्या हो गया राहुल तुम्हें? कुछ तो बताओ मुझे। बाहर जाइए सुहानी, मैं परेशान हूँ। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ना बुलाऊं आप नहीं आएंगे अंदर। उसकी आवाज की झुंझलाहट महसूस करके सुहानी की आंखों में आंसू भर आए थे। वह जल्दी से बाहर निकल आई थी, और पूरा ऑफिस अजीब सी नजरों से उसे घूर रहा था। राहुल के घर के लोगों को शक तो नहीं हो गया कि वह मेरे साथ घूमता फिरता है और होटल में अय्याशी करता है? कितना तोड़ जोड़ किया था मैंने अपने सुखी भविष्य के लिए। वह मेरे एक्स विनोद ने तो नहीं इसे कुछ बताया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया रहा है। कल भी रात को मुझे मेरे घर के सामने दिखा था, संदेह के झूले में झूलते। इस सुहानी का भी काम काज में मन नहीं लगा, और बगैर राहुल से बोली वह घर चली गई जल्दी। इधर आरती को पटाने के चक्कर में राहुल पहुंचा जल्दी घर। घर जाकर देखा कि घर में ताला लटक रहा है। ना तो घर में अम्मा है और ना ही आरती। अब राहुल को काटो तो खून नहीं। इधर शाम होते होते सुधा ने आरती से कहा, तू तो तैयार ही है, चल मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ, गुड़िया को अपने साथ ले आज। मेरे साथ तू चल। अम्मा किधर? सुधा खूब मुस्कुराई थी और आरती से बोली, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो घर से भागकर सहेलियों के साथ पिक्चर भी देखती थी और गोलगप्पे भी खाती थी। आज अपन दोनों वही करेंगे। चल 3 से 6 पिक्चर देखेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, फिर 7:30 बजे घर पहुंचेंगे। घर के सामने खड़ा राहुल अपने को कैसे देखेगा देखना। तुम हंसना भर नहीं। अम्मा सड़क पर खड़े खड़े चिल्लाने न लगे वो। अरे नहीं बिटिया, वह तो तुझे पटाने जल्दी आएगा, और ताला देखकर क्या बोलेगा। यह तो तू रात को देखना, मैं तो जल्दी सो जाऊंगी बिटिया। सुधा अपनी आंखों के सामने राहुल को खड़े कल्पना कर रही थी, और आरती डर के मारे हैरान हो रही थी। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, सुधा का हाथ पकड़ लिया था आरती ने। डरना नहीं बिटिया, अपन जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ हिम्मत की अत्यंत आवश्यकता है। याद रहे। रिक्शे पर पिक्चर हॉल जाते जाते आरती ने अपनी सास को तनिक टटोला था। अम्मा तुम आज सुबह से कहाँ गई थी? पता तो तुझे अवश्य चलेगा कि मैं कहाँ गई थी, पर शायद कल पता चले। पिक्चर देखकर गोलगप्पे खाकर जब सुधा और आरती दोनों घर आए तो राहुल सच में सामने खड़ा था। उन दोनों को देखकर पहले तो उसका चेहरा लाल हो गया गुस्से के मारे। उसके बाद जब सुधा सामने आई और बैग से चाबी निकाल कर दरवाजा खोलने लगी तो उसने आरती की तरफ देखा। आरती तो ऐसा जता रही थी जैसे उसे पहचानती ही ना हो, ना राहुल वहां पर खड़ा हो। उसके बाजू से ऐसा दिखा रही थी आरती। राहुल के मन में कुछ और ही चक्की चल रही थी। उसने सोचा कि गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। आरती को पटाना है तो मिजाज अपना ठंडा रखना होगा। कहाँ जाती है आरती? कभी अकेली, कभी अम्मा के साथ। कुछ तो बात है। कहीं पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं कर दी इन दोनों ने? तभी इतना खुश होकर आ रही थी। अरे नहीं, अम्मा क्यों जाएंगी पुलिस में? कहीं और गई थी शायद।
घर में घुसते ही उसकी नज़र खाने की मेज पर पड़ी। थाली में उसका खाना ढका था और अम्मा इस बीच में अपने कमरे में चली गईं और आरती भी बिटिया को लेकर दूसरे कमरे में घुस गई। वह अकेला खड़ा रह गया। अब दरवाज़ा भी उसे बंद करना था। ठंडा पता नहीं कब का खाना, वह भी खाना था। भूख तो लगी थी, जैसे तैसे खाना तो खाया, परंतु ऊपर जब गया तो आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। चिंता के मारे टुकड़ों में नींद आती रही और कभी सोता कभी जागता। सारी रात बिता दी राहुल ने। सुबह जब सोकर उठा तो अम्मा फिर कहीं नहीं दिखी। चप्पल भी नहीं थी, फिर निकल गई हैं कहीं। अब शंका के मारे उसके हाल दुरुस्त हो गई। आरती वैसे ही टनाटन सजी, परफ्यूम लगाया, मोबाइल में बहुत ही धीरे पता नहीं किस बात से बात कर रही थी। अरे आरती, तुमसे कुछ पूछना था, बड़े प्यार से आरती की तरफ निहारता हुआ राहुल बोला था। अच्छा, तुम रखो, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ठीक है, फ़ोन रखना अपने पास, कहकर फ़ोन बंद करती हुई अजनबी नज़रों से राहुल की तरफ देख रही थी आरती। टिफिन नहीं बनाया आज, कैंटीन में ही खा लेना। आप तो अब हम टिफिन नहीं बनाते, कहकर आरती चलने लगी अपने कमरे की तरफ और राहुल देखता ही रह गया उसे। ऑफिस में सुहानी भी नहीं आई थी। अब काम काज में कतई मन नहीं लगा राहुल का। शाम को 4:50 उसे चपरासी उसके केबिन के सामने खड़ा खटखटा रहा था। सुहानी मैडम ने यह आपको देने के लिए कहा है, कहते हुए चपरासी ने एक लिफाफा थमा दिया राहुल को। लिफाफे में सुहानी का रिजाइन लेटर था। अब राहुल जब तक हड़बड़ा के कुछ पूछता, चपरासी तो बाहर हो गया था। बच्चा काम किसी तरह निपटा के जब 5:15 बजे जल्दी से ऑफिस से निकला और ऑटो करके सीधा सुहानी के घर जा पहुंचा। वहां एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पड़ोस में मकान मालिक से पूछा तो वह बोला कि पूरे महीने का किराया देकर माँ बेटी पता नहीं सारा सामान लेकर कहाँ चली गई हैं, कुछ बताकर नहीं गईं। क्या मैंने पूछा था साहब, तो सुहानी की अम्मा गुस्से में बोली, जापान जा रहे हैं। बदहवास राहुल क्या करे और क्या ना करे। इसी चक्कर में एक कॉफ़ी शॉप में बैठा, जाकर आधे घंटे बैठकर 3 कप कॉफ़ी पीकर भी उसे तसल्ली ना हुई। तब सीधा घर की तरफ निकला। घर में अम्मा मंदिर में बैठी थीं और अम्मा के पीछे आरती बिटिया को लेकर बैठी थी। हमेशा की तरह टेबल पर उसका खाना ढका था, पर आज इत्तेफाक खाना थोड़ा गर्म था। सुबह आरती की बेरुखी देखकर उसे दोबारा बात करने की इच्छा ही नहीं हुई। किसी तरह खाना खाकर राहुल अपने कमरे में पहुंचा। अब उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी उसे। घर की लक्ष्मी को छोड़कर और झांको जाकर बाहर, तुम्हारे साथ तो यही होना था। अरे थोड़ी सी गलती क्या हो गई, यह लोग तो पता नहीं कैसा सब व्यवहार करने लगे मुझे। राहुल के मन का अंतर्द्वंद उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। अरे तो क्या अब पुरुष भी जाकर घर की औरतों से माफी मांगे? गलती जब करोगे, समझ में आ रही है कि गलती तुम्हारी है, तो माफी मांगने में क्या है? उसके लिए भी कलेजा नहीं है तुम्हारे पास? उसकी अंतरात्मा यह रह रह के कुछ दिनों से पता नहीं कैसा धिक्कार रही थी उसे। तुम ऊपरी खूबसूरती पर मर रहे थे, अब उस सुहानी को देखो, चली गई छोड़कर तुम्हें, रुकी नहीं तुम्हारे लिए। उससे पता था तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम्हें फंसाए रही वो, तुम्हारा घर बिगाड़ने के लिए। और एक यह घर की लक्ष्मी उम्मीद भरी नजरों से देखती रही, तुम्हारा इंतजार करती रही, और तुम बेरुखी से पेश आते रहे। आज जब उसने यही रास्ता अपनाया, तब तुम्हारे होश ठिकाने आए। क्यों राहुल बाबू? राहुल को लगा जैसे उसकी अंतरात्मा उसके सामने खड़ी उसको मुंह चढ़ाती हंस रही है। दूसरे दिन भी उसे अम्मा नहीं दिखी घर पर। आरती वैसे ही सजी धजी, पता नहीं फोन पर किस बात कर रही थी।
ना आरती ने उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ बोले ही मैं कदमों से अपने ऑफिस निकल गया। आधे घंटे बाद अम्मा घर में घुसी। अम्मा अब नहीं रहा जाता। बहुत उम्मीद भरी नजरों से वह देख रहे थे मुझे। इतनी बेरुखी में नहीं कर सकती अम्मा। लिपटा लिया था सुधा ने आरती को और आंसू पोंछ रही थी आरती के। हम जीत गए हैं बिटिया, हम जीत गए हैं। आओ पहले चाय बना लो, तुम्हें पूरी कहानी सुनाते हैं अब। हमारे एक दूर के रिश्ते के चचेरे भाई हैं, उनके नाटक करने के शौक के मारे परिवार वालों ने उन्हें अलग कर दिया था। सो ठीक है, उन्होंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, करते रहे नाटक और जैसी तैसी जिंदगी चलाते रहे। चाय पीते पीते सुधा कहानी सुना रही थी, मुस्कुरा रही थी खूब, और आरती पराठे का एक एक टुकड़ा बिटिया को भी खिला रही थी। बीच बीच में सास के भी मुंह में डालते जा रही थी। भैया का नाम है मोहन, हमसे साल भर छोटे हैं बिटिया। हम पहुँचे मोहन के घर ढूंढते ढूंढते। मोहन को पूरी बात बताई तो बोले, आप दीदी बताओ इसमें हमारा क्या रोल हो। हमने कहा, तो तू एक काम कर, पुलिस वाला बनकर कुछ कर सकता है तो कर, और किसी तरह भी कर, परंतु और हमारा घर बचा कि मोहल्ले वालों को भी पता न चले, और हमारी बहू बहुत अच्छी है, कुछ कर उसके लिए। तो बोले, तुम घर जाओ और देखो, हम तुम अगले कल आएंगे। तो मामा जी आ जाएंगे बेटा आपके, देखो आते ही होंगे, कुछ अच्छा सा बना लेना। आरती को तसल्ली न हुई, बोली, मामा जी पता नहीं क्या करे होंगे। जब तक मामा जी आए तब तक तो आरती ने खाना बना लिया था। मामा जी ने आते ही कहानी छेड़ी। बोले, दोनों तो पहले आकर बैठो, बड़ा मजा आया, खाना पहले खा लेते ना मामा जी। आरती ने आग्रह किया था। अरे नाना बिटिया, दुनियादारी बिल्कुल भी नहीं जानती हो। आज तुम्हारे पतिदेव खाना खाने ही आएंगे, इंतजार करो, उन्हीं के साथ खाएंगे। मामा जी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ाते जाएं, हंसी के मारे लोटपोट हो आरती मुंह पर पल्ला रख ले वे। मामा जी बताते जा रहे थे, वह नाटक कंपनी में जाकर ना दीदी, मैंने एसपी की एक ड्रेस और एक सिपाही की वर्दी उधार ली, दोनों लेकर घर आ गया। अब वह मेरा खाना बनाने वाला रामू, उसको बोला कि तुझे 700 चाहिए तो बोला, जी साहब। मैंने कहा, बगैर कोई काम किए तो नहीं मिलेंगे, तुझे सिपाही बनना है नाटक में। मैंने कहा, नाटक ही समझ ले, पर जैसा बोलूं वैसा करना। अब हम दोनों एसपी और हमारे पीछे वर्दीधारी रामू पहुंचे सुहानी के घर। सुहानी उस दिन पता नहीं क्यों परेशान थी, बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने देखा, पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा स्कूटर पर इसी की खिड़की की तरफ देख रहा है। मैं समझ गया कि यह हो ना हो इसका कोई परिचित होगा पुराना। सुहानी का पता ठिकाना किधर से मिला मामा जी? हंसते हंसते आरती बोल पड़ी थी, अरे हमारी दीदी ने वह पता लगा कर दिया ना हमको, वही तो गए थे फिर। मामा जी को भी अपनी एक्टिंग पर स्वयं बड़ा मजा आ रहा था शायद, खूब हंस हंस के बता रहे थे, और सुधा और आरती खूब मन लगाकर सुन रहे थे। हमने इतनी जोर से सुहानी के घर का दरवाजा खटखटाया कि मकान मालिक खिड़की से झांकने लगा। आज आजू बाजू भीड़ लग गई सबकी। हम कड़क कर बोले, सुहानी कौन है? सुहानी हड़बड़ा कर सामने आ गई, बोली, जी सर। मैंने कहा, सुनो, तुम्हारे बॉस की पत्नी ने थाने में तुम्हारा नाम रिपोर्ट की है कि तुम उसके हस्बैंड को बरगलाती हो और उसका घर तोड़ने में लगी हो। केस दर्ज हो गया है और हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। अब उसकी अम्मा तो रोने लगी, पाँव पड़ गई, बोली, सर कुछ भी करो, बचाओ, हम इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, इस शहर से दूर जाएंगे सर, हम कभी यहाँ मुंह नहीं दिखाएंगे अपना, पर हमारी बिटिया को बचा लो। आप कितना बोलो हम उतने पैसे दे देंगे। और वह सुहानी रानी लगी जोर जोर से रन, बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे
लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। मजे ले रहे थे सब। आरती की तो आंखों से आंसू निकलने लगे हंसते हंसते। नालायक मोहन, तूने रुपए लिए सुहानी की माँ से? अरे दीदी, काम कर दिए हैं तेरा, इतना गिरे हुए नहीं है कि उससे रुपए भी ले लें हम। अरे काम तो हो गया, उतना बहुत है। और वह रिजाइन देकर चली गई है शहर से बाहर कहीं। अब तू बता कि तू हमें क्या देगी? सुधा और आरती दोनों हंसने लगी। मामा जी और रामू भैया तो मुस्कुरा ही रहे थे बैठे बैठे। उनकी हंसी के चक्कर में दरवाजा खोल के कब राहुल खड़े हुए इनको पता ही नहीं चला। अरे मोहन, मामा जी है ना? इतने सालों बाद राहुल आए और बैठ गए मामा जी के बाजू से। अरे आओ आओ भैया, राहुल आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। देखो बहू ने आज क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए। मोहन ने भरसक बात घुमाने की कोशिश की थी। मेरे लिए नहीं मामा जी, आपके लिए बनाया होगा आरती ने। अरे किसी के भी नाम का बने, खाएंगे तो अपन सब ना। सुधा ने बात संभाल ली थी और आरती मुस्कुराती हुई खाना परोसने अंदर चली गई थी। आरती को समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी में हंसने मुस्कुराने के दिन वापस आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।